चलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। अमित कुमार, नेहा बेसोया, अभिजीत, शिल्पा, गोलू कुमार, शिवम, काजल ठाकुर, निधि, राजू, ओमवीर, शीतल, ओमकार, पूनम, प्रशांत, अर्चना, राज, प्रदीप, नेहा, रविंद्र, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे मेडावल हिस्ट्री को, जिसकी आज अंतिम क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बता ही रखा है कि कल से हम मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर रहे होंगे, और बहुत अच्छे से आप लोगों को अपने माइंड में एक मैसेज बना लेना है कि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में अगर वेटेज है स्टेट के लिए यूपीएसआई में, या फिर हम बात करें आपका कि अगर हम आपसे बात करें एसएससी के सारे फॉर्मेट में, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न मतलब कि आधुनिक सभाओं से या फिर आपका कांग्रेस से अन्य प्रश्न जो बनते हैं वह सब आधुनिक इतिहास से बनते हैं। तो आधुनिक इतिहास आपका सबसे बेहतरीन पार्ट रहता है एग्जाम के लिए। उसके लिए माइंड मेकअप आप करके रखें कि आपको उस पार्ट पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। कल हम औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे। मुझे बताइए, औरंगजेब मुगल वंश का कौन से नंबर का शासक था? कौन से नंबर पर शासक है, एक बार बताएंगे सारे दोस्त। ये औरंगजेब के बारे में हम पढ़ चुके थे कि वह एक वीणा वादक था। औरंगजेब के समय आए विदेशी, ठीक है। थेवेनॉट कहाँ से आया? मैंने बताया यहाँ से हम शुरू करेंगे, फ्रांस से आया था। गोमल करेरी इटली से आया। जॉन फ्रायर कहाँ से आया? आपका अंग्रेज आया। तो विदेशी यात्री जो आए उनके समय पर भी प्रश्न बनता है। औरंगजेब के निर्माण कार्य सबसे बड़ा तो बीबी का मकबरा ही है, मैंने आपको बताया। बीबी का मकबरा जरा बताएंगे कहाँ पर स्थित है। बादशाही मस्जिद लाहौर किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, लाल किला कौन सा? दिल्ली के लाल किला। लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन शाहजहां के बनाए हुए लाल किले के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। यह दिल्ली के लाल किले में है और सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। बताएंगे, बहुत सारे दोस्तों ने बताया छठे नंबर का शासक है, एकदम से ठीक है। बाबर, फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब आया, छठे नंबर का शासक है। कुछ दोस्त 5 लिख रहे हैं, उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। ठीक है, 6 वाले बच्चों का नाम दिखाएं, किस किसने 6 उत्तर दिया था। वेरी गुड, शिव कुमार यादव जी एकदम सही उत्तर था। शरद राठौड़ जी एकदम सही उत्तर था आपका। सोनू सही उत्तर था, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट, 1679 में इन्होंने पुनः जजिया लगाया। क्या बोलेंगे? पुनः जजिया लगाया 1679 में। ठीक है, 1679 क्या लगाते हैं? ये जजिया लगाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जजिया अकबर ने कब खत्म किया था, किस वर्ष? तो आप कहेंगे भैया अकबर ने जो जजिया चल रहा था उसको 1564 में क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। ठीक है, जजिया टैक्स को। जजिया किस पर लगता था? जो गैर इस्लामिक लोग थे। याद है ना, अकबर ने 1562 में आपका किसको? दास प्रथा को। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को, और 1564 में जजिया को एकदम खत्म कर दिया था। औरंगजेब के समय को जाट विद्रोह हुए। तो जाटलैंड की अगर मैं बात करता हूँ, यानी जाटों की जो भूमि कही जाती है, मथुरा के पास वाला जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में, तो आगरा के समीप था। अब मथुरा में क्या था कि जाटलैंड था, मथुरा आगरा वाला जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर कुछ जाट नेता हुए, ठीक है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध नाम आता है चूड़ामन जी का, आगरा यूपी में। और चूड़ामन जी ने तो क्या किया, दरअसल में यहाँ पर मुगलों ने क्या कर रखा था कि मुगलों की यहाँ पर एक चौकी थी। चौकी का मतलब जितना भी सामान जाता था तो मुगल उस आगरा की चौकी से लेते थे टैक्स। और लाल बेग नामक एक व्यक्ति था जो यहाँ के स्थानीय लोगों पर बड़ा अत्याचार करता था, क्योंकि मुगलों का लीडर यही था यहाँ पर, मुगलों के द्वारा, मुगलों का इसको सहारा था। तो इस लाल बेग को चूड़ामन जी ने पराजित किया यहाँ पर। ठीक है, चूड़ामन जी को, और लंबा संघर्ष किया। मतलब कि फिर जब औरंगजेब को पता चला अच्छा जाट मेरे खिलाफ आ गए हैं, तो बड़ा इसको सताया। औरंगजेब ने कुछ लोगों को यहाँ पर भेजा था। औरंगजेब ने सबसे पहले आपका जफर खां को उन्होंने हराया। जफर खां के बाद में दूसरा आजम खां को भेजा। आजम खां को भी उन्होंने क्या किया? पराजित किया। और आजम खां के बाद में तीसरा भेजा बीदर बख्श को, इसको भी मारा। तो आप कहेंगे भैया इतना शानदार विरोध प्रदर्शन हुआ औरंगजेब के समय, हम तो जैसा समझते थे कि सब लोग औरंगजेब के सामने घुटने टिकाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक जाट नेता यहाँ पर हुए गोकुल जी 1669 में। राजा राम, बहुत बच्चे, इनका तो प्रसिद्ध किस्सा है। ये तो ऐसे समझो कि मुगलों के एकदम से धुर दुश्मन हो गए।
ठीक है, क्या बोलेंगे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इनके भतीजे थे चूड़ामन के, और अकबर और जहांगीर की जो अस्थियां थी, अस्थियां मतलब दफनाए गए थे ना मकबरे में, उनको खुदवा के निकलवा लिया, खुदवा के निकलवा लिया, और उन अस्थियों को आग लगाई कि भाई इनका अब दाह संस्कार होगा। इतना ये मतलब जेलस फील करते थे मुगलों से, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार बताएंगे सारे दोस्त, आवाज मेरी ठीक आ रही है अभी, बोलेंगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझे जी, पढ़ेंगे अच्छे से। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, तो बताएंगे गद्दी पर औरंगजेब कब बैठा था। तो जब औरंगजेब की मौत हुई तो उस समय दक्षिण में मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज जी शासन कर रहे थे। मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में, हम पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, है ना। जिन दोस्तों ने उत्तर दिया था कि जी औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा, एकदम से ठीक उत्तर था। आवाज ठीक आ रही है जी, आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है, बहुत शानदार। मकबरा कहाँ पर है इसका, संभाजी नगर में है। संभाजी नगर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, अस्थि क्या होता है गुरु जी, अस्थि हड्डी को कहते हैं भाई साहब, हड्डी को कहते हैं। ओके, आवाज एकदम ठीक है अंकुर जी, हिमांशु, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास मैंने 3 हिस्से आपको बताए थे। मध्यकालीन भारत को हमने किस वर्ष से शुरू किया था, आप मुझे बता सकते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने किस वर्ष से शुरू किया था, सारे दोस्तों से मैं जानना चाहूँगा। तो आप कहेंगे भैया जैसे ही देश में बाहर से विदेशी आक्रमण हुआ, अरब आक्रमण के समय से ही हम किसको मानते हैं, मध्यकालीन भारत को मानते हैं। आधुनिक भारत में कुछ मुगल भी आ जाते हैं, क्योंकि मुगलों के पतन का समय था। जो 6 शासक इनके हुए, आप लोग मुझे शासनकाल बताइए। बाबर 1526 से 1530, आप लोगों को पता होना चाहिए। हुमायूं आया, फिर 1530 से 1540 रहा, और फिर भाग गया, 15 वर्ष के बाद वापस आया। 1555 से 1556 2 बार रहा। हुमायूं के बाद में अकबर 1556 से 1605, अकबर के बाद में दोस्त जहांगीर 1605 से 1627, और जहांगीर के बाद में 1627 से 1658 शाहजहां, और फिर 1658 से 1707 रहा था औरंगजेब। और ये अंतिम मजबूत शासक था। औरंगजेब की अपनी नीतियां थी कि उसने लगभग अपने 25 वर्ष शुरुआती, मतलब 49 वर्ष को हम 50 वर्ष मान सकते हैं, उसके शुरुआती 25 वर्ष तो गए उत्तर भारत पर। बाद में वह दक्षिण भारत में जब मुगलों ने संघर्ष किया और दक्षिण भारत को जीतने के लिए जब मराठा साम्राज्य से उनका टकराव हुआ, मराठा साम्राज्य से उनका टकराव और दक्षिण में जो वो विस्तार करना चाहते थे, वही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। और साथ में औरंगजेब के बाद में जो शासक आए वो बहुत ज़्यादा अय्यासी वाले शासक थे, मतलब अय्यासी में जीवन जीना चाहते थे, उनके जीवन का और कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम की बात करें अगर हम, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन औरंगजेब के बाद में शासक बना। बहादुर शाह प्रथम, इसको वृद्ध शासक कहते हैं, क्योंकि लगभग 70 की उम्र में ये बादशाह बना, और मुगलों में सबसे अधिक उम्र का शासक यही है जो गद्दी पर बैठा, वृद्ध शासक। इसको शाह ए बेखबर कहा जाता है। किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर कहा जाता है? ये बेखबर था हर एक चीज़ से, इसको कोई मतलब नहीं था दुनिया में, दुनियादारी में क्या चल रहा है, क्या शासन संभालना है। शाह आलम प्रथम भी इसी को कहते हैं। इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। 1707 में इसने उत्तराधिकार के युद्ध में, यानी जाजऊ के युद्ध में अपने भाई कामबख्श को हराया। किसको हरा दिया? ये औरंगजेब का पुत्र है, और औरंगजेब का ही दूसरा बेटा जो कामबख्श है, कामबख्श को क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। तो मुझे बताइए मुअज्जम की हेल्प किसने की थी? मुअज्जम की हेल्प किसने की थी? आप कहेंगे जी गुरु गोविंद सिंह ने की। और गुरु गोविंद सिंह कौन है? सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं बताएंगे? तो आप कहेंगे सिखों के 10वें गुरु हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव, और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अखिलेश यादव जी, बहुत शानदार, अब भी क्लास कर रहे हैं। बीबी फिदवा की उपाधि जूलियाना को दी गई। दरअसल में इस समय पर जो मुगल थे, बीबी फिदवा कौन है? बीबी फिदवा दरअसल में ये एक पुर्तगाली थी, हम बोल सकते हैं पोर्टुगीज टीचर है, क्योंकि इस समय तक पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। कल ही मैं आपको बताऊंगा पुर्तगाली भारत में 1498 में आए, कैसे आए, क्यों आए। तो पुर्तगाली, ठीक है, ये कौन थी? पुर्तगाली एक टीचर थी, और भैया इसको बहुत अपने नज़दीक रखता था। कौन? मतलब कहीं युद्ध भूमि में भी अगर जाता
या कहीं घूमने जाता, टहलने जाता, तो बहादुर शाह प्रथम, ये बुढ़ेरा आदमी, क्या बोलोगे, बीवी फिदवा को अपने साथ रखता था, एक पोर्टुगीज को। कहते हैं ये इसकी प्रेमिका थी, और इसी प्रेमिका को इसने क्या उपाधि दी, जूलियाना की उपाधि दी। तो आपसे पूछे पुर्तगाली महिला जूलियाना का संबंध किस मुगल शासक से है, तो आप कहेंगे बहादुर शाह प्रथम से है। किससे है, बहादुर शाह प्रथम से है। जी हाँ, 10वें गुरु थे। भैया ऐसे लोग राजा कैसे बन जाते थे, बेटा इनका पिताजी राजा होते थे, इसलिए ये राजा बन जाते थे। और फिर राजा बनने के लिए बड़ी कोई एक्टिविटी इतनी आवश्यक नहीं थी। किसी किसी को तो संरक्षण इतना अच्छा मिल गया, लोग इतने बढ़िया मिल गए, वफादार लोग मिल गए कि उनको गद्दी पर बिठा दिया। ये लंपट मूर्ख है। उसकी मौत के बाद में जहादर शाह आया, इनके बारे में सिर्फ इनके नाम याद रख लीजिए। फर्रुख सियर 1713 से 1719, ये घृणित शासक है, मतलब इसको सबसे ज़्यादा घृणा का पात्र माना जाता है। यही है जिसने चंद रुपयों में अंग्रेजों को व्यापार के लिए बंगाल, उड़ीसा आदि दे दिए कि भाई तुम फ्री व्यापार करो यहाँ से। गुजरात का सूरत क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया चंद रुपयों में कि ठीक है तुम यहाँ पर। क्यों दे दिया जी इसने, देखेंगे। इसी ने लक्ष्मण दास को मरवाया। लक्ष्मण दास यानी बंदा बहादुर की हत्या करवाई। तो आप सोचेंगे कि बंदा बहादुर कौन है, ये मैं आपको जब सिख धर्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। सिख धर्म पढ़ाते समय कि सिखों के कितने गुरु हुए, 10 गुरु हुए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कह दिया था कि अब गुरु प्रथा आगे नहीं चलेगी, यानी कि 11वां गुरु नहीं होगा। ये गुरु गोविंद सिंह कह गए कि हमको अब किसको, खालसा की जो स्थापना की गई कि हमको अब खालसा को फॉलो करना होगा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि सैन्य कमांडर एक रहेगा जो सारी सेना का कंट्रोल देखेगा। तो ये जो बंदा बहादुर हैं, ये गुरु गोविंद सिंह के बाद में जो सिखों की सेना थी उसके कमांडर बने थे। लेकिन कहते फर्रुख सियर ने इनको भी उतने ही घृणित तरीके से मारा। हिंदू धर्म में इनको बदलवाने के लिए लगभग इनको भी 30 दिन का कष्ट दिया गया, इनकी भी खाल उतारी गई, इनके भी अंग अंग काटे गए, सिर से बाल उखाड़े गए, और फिर बंदा बहादुर को इन लोगों ने मारा, ठीक है। इसके समय पर अंग्रेज शिष्टमंडल आया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन सैरेमन। भारत आया था शिष्टमंडल कब, 1715 में, ठीक है। 1715 में एक डेलीगेशन आया, जिसमें कौन आया, एक डॉक्टर आया था हैमिल्टन। शिष्टमंडल समझिए क्यों। अब ये लोग बड़े चालू तो थे ही अंग्रेज, इनको पता था कि व्यापार करना है, और फर्रुख सियर जैसा शासक है जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करते, फर्रुख सियर से बात करते। तो फर्रुख सियर के बारे में पूरी रिसर्च करके आए। फर्रुख सियर के एक गलत जगह पर फोड़ा निकल रहा था, फोड़ा समझते ना, फुंसी। अब वो ऐसी फुंसी निकल रही थी फर्रुख सियर के, बड़ी गलत जगह थी, इलाज नहीं हो पा रहा था इसका। तो अंग्रेज रिसर्च करके आए दरबार के बारे में कि बादशाह को दिक्कत क्या है, और बहुत दिन से पीड़ित था, कोई वैद्य इसका, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा था। तो अंग्रेज अपने साथ एक डॉक्टर लाए, हैमिल्टन। अब आगे बात करने लगे व्यापार के लिए फर्रुख सियर से, भाई हमको व्यापार के लिए ऐसे ऐसे सूरत में व्यापार करना है, बंगाल उड़ीसा में व्यापार करना है। ऐसे बोला नो, नहीं कह दिया। बोला कि मैं व्यापार तुमको नहीं करने दूंगा। और इन्होंने बोला बादशाह, थोड़ा बादशाह बीच में कराता था भी, उसने पूछा बादशाह ऐसे आ कैसे करते हो, करहा कैसे रहे हो। तो पहले तो शर्माया, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हो, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, सारे ट्रीटमेंट कर देते हैं, कोई भी दुनिया की बीमारी हो। उसने बता दिया कान में, बोले भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है, गलत जगह फुंसी निकल गई है, फोड़ा निकल गया है। उन्होंने बोला कि ये ठीक कर देगा। और हैमिल्टन तो भैया पहले से रिसर्च करके आया, तो उस तरह की दवाइयाँ भी लेके आया, तो इसने ट्रीटमेंट कर दिया। तो फर्रुख सियर इतना खुश हुआ कि चंद रुपयों में इसने अंग्रेजों को दस्तक दे दिया। फर्रुख सियर ने 1717 में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा मतलब एक आपका घोषणा पत्र दे दिया। एक घोषणा पत्र दे दिया कि भैया तुम व्यापार कर लो। कहाँ कहाँ पर, सूरत का व्यापार इनको दे दिया, बंगाल उड़ीसा का व्यापार इनको दे दिया, ठीक है। बंगाल उड़ीसा का कर मुक्त व्यापार, कि कोई टैक्स भी नहीं लूंगा मैं तुमसे, कोई टैक्स भी नहीं लूंगा, आराम से व्यापार करो, ठीक है। मात्र 3000 रुपये में, सूरत का वार्षिक 10,000 रुपये में दे दिया गया। इसके वजीर कौन थे, किंग मेकर। अब इनकी वजह से ये राजा था, हुसैन अली और अब्दुल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों को किंग मेकर कहा जाता है, क्योंकि मुगलों का इस समय का जो शासन रहा वो इन्हीं लोगों ने कंट्रोल किया। जिसको ये चाहे गद्दी पे बिठाए, वजीर का मतलब ऐसे समझो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जिसको ये चाहे गद्दी पे बिठाते, जिसको ये चाहे गद्दी से हटाते। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी।
बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रश्न? तो सैयद बंधु कौन है? दो भाई कौन है? हुसैन अली और अब्दुल्ला। इन्हीं को श्रेय जाता है फर्रुख शेर को गद्दी पे बिठाने में। तो मुझे बताएंगे कि किंग मेकर कौन थे? एक बार आप नाम मेमोराइज कीजिए कि अली बंधु है। कौन है? अली बंधु, जिसमें एक नाम है आपका हुसैन अली, या इनको सैयद बंधु भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज़्यादा तो सैयद बंधु ही हम इनको कहें, सैयद बंधु ही इनको हम कहें, जो कि लिखा हुआ भी है। तो सैयद बंधुओं की वजह से ये गद्दी पे बैठा था फर्रुख शेर। फिर इन्होंने ही, जब फर्रुख शेर की ताकत बढ़ी और फर्रुख शेर ने सोचा कि यार ये तो अली बंधु जो हैं, दोनों के दोनों सैयद बंधु जो हैं, हुसैन अली हसन अली, ये दोनों तो बड़ा मुश्किल कर रहे हैं, सारे फैसले ये खुद ले लेते हैं आधे से ज़्यादा। तो उसने साजिश की इनके खिलाफ, लेकिन उल्टा इन्होंने ही फर्रुख शेर को मरवा दिया। और इसके बाद में ये किंग मेकर्स की वजह से ही देखो छोटे छोटे शासनकाल है। रफ़ी उद्दरजत, रफ़ी उद्दौलत, नेफुस शियार, ये मुगल शासक हैं सब। फिर बाद में मोहम्मद शाह रंगीला को उन्होंने गद्दी पे बैठाया। तो देख रहे हो, एक ही साल में 3 शासकों को उन्होंने बदल दिया। नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे आएंगे। मोहम्मद शाह रंगीला। भैया लंपट का मतलब क्या होता है? लंपट का मतलब होता है निरा पागल। निरा पागल। जहांदर शाह दरबार में लड़कियों कपड़े पहन के चला जाता था, सूट सलवार पहन के चला गया। बाकी कपड़े आप सोच ही सकते हो लड़कियों के, ऐसा कुछ भी पहन के चला जाएगा, ठीक है? तो मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पे आया, और देखो इसका बड़ा शासन है। क्यों भैया इसका बड़ा शासन क्यों हो गया? क्योंकि इसने क्या किया कि इसने किंग मेकर्स की हत्या करवा दी, जो पावरफुल हो रहे थे। इसने मराठों की मदद लेके, क्योंकि दक्षिण में मराठे मजबूत थे, इसने मराठों से टाई अप करके, संधि करके क्या कर दिया? किंग मेकर्स को मरवा दिया। इसीलिए इसका लंबा शासनकाल रहा। कितने वर्षों का शासनकाल? 29 वर्ष का। चिंकलिच खां, आसफ जहां से मिलकर सैयद बंधुओं का इसने खाता किया, और साथ में कौन थे? यहां पर किसकी हेल्प ली इन्होंने? मराठाओं की हेल्प ली। जजिया को पूर्णतः खत्म किसने कर दिया था? आप कहेंगे भैया जजिया का कितना लंबा काल है। जजिया, सबसे पहले जजिया सिंध में किसने लगाया था? जजिया मुझे बताएं, सिंध में किसने लगाया था? काशिम ने लगाया था। पहले छोटे हिस्से में लगा था, काशिम ने लगाया। इसके बाद में फिर आपका अगर बात करें, ऐबक ने कहाँ पर लगाया था इसको? ऐबक ने लगाया था जम्मू एंड कश्मीर में, लगाया था या नहीं? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको उत्तर भारत में लॉन्च करते हुए ब्राह्मणों पर लागू कर दिया था। किस पर? ब्राह्मणों पर लागू कर दिया था। फिर बीच में इसको अकबर ने क्या कर दिया था? अकबर ने डिमोलिश कर दिया था। अकबर के ख़त्म करने के बाद में औरंगजेब ने इसको 1679 में, बहुत पूछा था, औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया। फाइनली किसने ख़त्म किया इसको कि इसके बाद ये फिर कभी लगा ही नहीं, इसके बाद ये कभी लगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुबारक अंसारी कह रहे हैं, और एक पागल था मुबारक ये सही है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय बने स्वतंत्र राज्य बहुत सारे। मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला नाम का आदमी है तो रंगीला ही होगा। इसको ऐसे समझो कि इसके समय पर ये दिल्ली या मुगलों का शासन इतना कमजोर हो गया कि आप समझना चाहेंगे कि बहुत सारे राजाओं ने खुद को बोले भैया रंगीला हम तेरे साथ नहीं है, हम अपना शासन खुद चलाएंगे, और इसने उनको कोई विरोध तक ना किया। ये हैदराबाद में आसफ जहां ने, अवध में सादत खान ने बोला खुद को अलग कर लिया, बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने खुद को अलग कर लिया, मथुरा भरतपुर में बदन सिंह नामक एक व्यक्ति जो पहले मुगलों के अधीन थे, ये सब लोग, ये जगह भी मुगलों के अधीन थी, लेकिन सब लोगों ने खुद को क्या कर लिया? अलग कर लिया, अलग कर लिया। 1737 में बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, मराठा साम्राज्य एक बार हो जाए जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से मराठा साम्राज्य जिंदाबाद, क्योंकि दोस्त वो बड़ी वीरता से लड़े। बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन काल में, कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय भी जितना साम्राज्य था ना मराठा का, उससे भी लगभग 1.5 गुना साम्राज्य बाजीराव प्रथम ने फैलाया। आप जो भगवा रंग का देखते हैं भारत को, तो वो किसने फतेह किया था? बाजीराव प्रथम ने, जो एक सैनिक के रूप में एक पेशवा तक पहुंचे, और एक पेशवा के रूप में उन्होंने मराठा साम्राज्य को अपनी सेवाएं दी। 1720 से 40 तक शासनकाल, 20 वर्ष में 40 लड़ाइयाँ लड़ी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य में बाजीराव मस्तानी के पति यही हैं। 40 की 40 लड़ाइयाँ लड़ी, अपने सैनिकों के साथ दिन रात रण में रहे, सैनिकों के साथ खाना खाया। मोहम्मद शाह रंगीला ने सुना कि दक्षिण में किसी की चर्चाएं सुनी आती हैं, जरा मुझको वहाँ जाके और ये पता लगा क्या ये आपका बाजीराव प्रथम आदमी है तो कैसा है।
कहते हैं कि कुछ चित्रकार गए, कुछ गुप्तचर गए पता करने, उन्होंने देखा कुछ दिन तक बाजीराव प्रथम को सेना में वस्त्र शामिल करके, वहां अध्ययन करके आए, वापस आए तो एक चित्र बनाया। चित्र कुछ ऐसा बनाया कि घोड़े के ऊपर लगाम पड़ी हुई है और एक हाथ में गेहूं की बालियों को मल के खा रहे हैं बाजीराव प्रथम। और वो चित्र ही इतना भयावह बना, इतना शौर्य उसमें बाजीराव प्रथम का दिखता था कि कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला डर गया। और उसके लोगों ने कहा कि हमने अध्ययन किया है बाजीराव प्रथम का, यदि कभी जीवन में बाजीराव प्रथम से सामना हो तो तुम भाग जाना। और ऐसा ही हुआ भी। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली फतेह की घोषणा कर दी कि मैं दिल्ली को जीत के रहूंगा, और अपने साथ 10,000 सैनिक लेकर के चले। लेकिन क्योंकि इनके समय पर वहाँ हैदराबाद वगैरह भी थे, तो 5,000 सैनिक इन्होंने इधर भेज दिए, कभी विद्रोह हो, 5,000 उन्होंने भेज दिए अवध की साइड में ऐसे। और अपने साथ मात्र 500 सैनिक लेके, 500 सैनिक लेके, यानी इधर भेज दिए सैनिक 5,000 इधर, और खुद 500 सैनिक लेकर के दिल्ली में कहते हैं बाजीराव प्रथम के लड़ाकाओं ने इतनी शानदार तलवारबाजी की कि 500 लोगों ने, 500 लड़ाकों ने दिल्ली को जीत लिया और मोहम्मद शाह रंगीला वहां से भाग गया। ठीक है। 1739 में दिल्ली पर, ये पढ़ेंगे इनके बारे में हम, तब आप जिक्र करना और महसूस करना। 1737 में दिल्ली पर, क्या बोलोगे, 1737 में तो इनका आक्रमण हो गया दिल्ली पर। 1739 में नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन है? ऐसे ही ईरान में प्रसिद्ध था नादिर शाह। नादिर शाह को किसी ने बताया भैया कि दिल्ली में कोहिनूर रखा हुआ है अभी, कोहिनूर हीरा जो मुगलों के समय से था। मुगलों के पास कैसे आया जानते हो ना, दिल्ली सल्तनत से होते हुए मुगलों के पास था। अब ये आकर के भैया यहाँ से कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस जो शाहजहां ने बनवाया, 70 करोड़ रुपए के जो जवाहरात थे लेकर के गया, और ईरान पहुंच गया भारत का कोहिनूर हीरा। इसको बाद में ईरान के एक शासक की मदद करके, उस फैमिली की हेल्प करके, राजा रणजीत सिंह ने एक शर्त के तहत इसको वापस इंडिया में लाया था। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत। अहमद शाह 1748 से 54 तक शासक रहा। आलमगीर द्वितीय, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। शाह आलम द्वितीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल में देखो, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी कि फर्रुख सियर ने जब अंग्रेजों को व्यापार करने की परमिशन दे दी, तो अंग्रेज पहले तो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, बाद में क्या करने लगे, भारत में व्यापार को अपने शासन में सब कुछ कंट्रोल उन्होंने ले लिया। बाकी जो कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थी उनसे युद्ध किया, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डेनिस हो, सब लोगों से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उन सबको हराया उसने। इतना तो जानते हो, नहीं जानते तो जाने। तो यही जो घोषणा पत्र था, यही बाद में अंग्रेजों के लिए रामबाण का काम कर गया। और अंग्रेज यही दस्तक की वजह से, क्या बोलोगे, इसको दस्तक कहते हैं। दस्तक मतलब एक घोषणा पत्र, एक ऑफिशियल लेटर इनको मिल गया। तो 1757 का प्लासी का युद्ध भी इसी की वजह से हुआ, और 1764 का बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों ने इसी की वजह से किया। प्लासी में दरअसल में क्या हुआ था, अंग्रेजी शासन की शुरुआत थी, उनके पैर जमने थे, और 1764 में उन्होंने अपने शासन को स्थापित कर लिया था, और यहाँ अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। मतलब 1757 में एक जबरदस्त शुरुआत के साथ में 7 वर्ष लगातार उन्होंने संघर्ष किया, और 1764 में अपनी मजबूती बना ली। समझे? तो दरअसल में क्या हुआ कि जब ये 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ, तो बड़ा पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, बक्सर युद्ध के समय। और मैं आपसे पूछूं प्लासी का युद्ध के समय, तो उस समय मैं आपसे तब भी जिक्र करूंगा जब इन युद्धों के बारे में मैं आपको बताऊंगा अंग्रेज कैसे कामयाब हुए, इस बारे में हम बात करेंगे बड़े विस्तार से। क्योंकि आधुनिक भारत पर प्रभाव मुगलों का नहीं दिखता उस दौरान, इन शासकों का, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में क्या किया उसका प्रभाव आज तक दिखता है। वो आपको अच्छे से अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 शासक रहा। इसकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी। पेंशन मतलब क्या हुआ था, दरअसल में मुगलों को पेंशन दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। अब इसकी तो भाई साहब की पेंशन भी खत्म कर दी, क्योंकि मुगल अपनी शक्ति खो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। तो अब ये अंग्रेजी जानता नहीं, अनपढ़ आदमी था, तो इसने राजा राम मोहन राय जी से प्रार्थना की कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी कर चुके थे राजा राम मोहन राय, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसने बोला भैया इंग्लैंड जाओ, मेरी पेंशन खुलवाओ। मेरी पेंशन बंद कर दी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह हैं। द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह से मतलब क्या होता है कि सेकंड लास्ट है। जैसे 6 ओवर की गेंद में 5वीं क्या होती है, सेकंड लास्ट होती है। चलो भी आगे आए।
बहादुर शाह जफर तृतीय ये अंतिम मुगल सम्राट है। हर बार एसएससी जीडी ने 21 पूछा, 22 पूछा, हर वर्ष पूछता है अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो आप मुझे प्रथम भी बताएंगे। 1857 की क्रांति के समय पर इस बेचारे को, दरअसल में क्या हुआ, 1857 क्रांति मेरठ में चली थी, वो हम पढ़ेंगे। तो मेरठ में जब 1857 क्रांति चली तो लोगों के पास लीडरशिप की कमी थी। अब उनको लगा कि भाई हमसे ज़्यादा सेना तो कम से कम चाहे थोड़ी है, लेकिन बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास थोड़ी बहुत सेना तो है, तो इसको ही अपना नेता चुन लेते हैं। तो एनसीआर के आसपास के लोग, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ मेरठ में राव कदम सिंह गुर्जर थे, और आपका अगर हम बात करते हैं यहाँ आपका उमराव सिंह गुर्जर थे, यहाँ एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर दादरी के पास वाले क्षेत्र में। तो इन्होंने क्या किया, आपका नेतृत्व किया भीड़ का, और उधर बाबा साहब जाट थे बागपत में, उन सब लोगों ने भीड़ को ला करके 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर द्वितीय को बोले कि भाई हमारा नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय है। इसका जन्म तो कम से कम हिंदुस्तान में हुआ, अंग्रेजों की तरह तो नहीं है कि बाहर से आए हैं। तो सब इनके साथ हो गए थे। लेकिन 1857 क्रांति में बूढ़े आदमी को कैद करके अंग्रेजों ने रंगून म्यांमार में भेज दिया था, जहां बाद में 1862 में मौत हुई थी। कविताओं का बहुत शौक था, इसीलिए जफर नाम जो है ये कविताओं का नाम है, लिखता था जफर नाम से कविताएं। इसके दरबारी हैं मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, ठीक है, मिर्जा गालिब इसके दरबारी हैं, ठीक है। वहां 1862 में मौत हो गई थी किसकी, बहादुर शाह जफर की। अब दोस्त यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, मिर्जा गालिब का एक किस्सा। मिर्जा गालिब एक शायर हैं, आपने नाम सुना हो। इनका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है, मैं अपने छात्रों को हमेशा सुनाता हूँ कि भाई साहब इस किस्से को सुनना, ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी सुनना। दरअसल में हुआ तो हुआ क्या, देखो, एक बार ऐसा हुआ, बहादुर शाह जफर द्वितीय के यहाँ दावत थी, और जितने भी नामी ग्रामी लोग थे सबको बुलाया गया, दावत दी गई। जिस लोगों ने पहले ये किस्सा सुना हो एक बार थम्स अप भी करना, जिसने नहीं सुना हो तो नो लिखना। तो दावत दी गई तो बुलाया गया। भाई मिर्जा गालिब मशहूर आदमी थे, दिल्ली के दरबारी कवि थे, तो इनको बुलाया गया। तो मतलब दरबारी कवि तब तक थे नहीं। तो मिर्जा गालिब का क्या था कि मतलब इनको कपड़े उपड़े पहनने की सुध नहीं रहती थी, जैसा पहन रखा है ठीक है वही पहने रखते थे। तो निमंत्रण पत्र अपने साथ में लेके नहीं गए, ठीक है, ये जरूरत ही नहीं है कि भाई मैं तो सब जानते ही मुझको, और पहुंच गए। लेकिन जहां प्रोग्राम के बाहर, राज दरबार के बाहर, जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड उन्होंने रोक लिया, बोले गरीब फटीचर आदमी तू कहाँ जाता है, हैं तू कहाँ जा रहा है। तो बड़ा अच्छा किस्सा है। तो उसने कहा कि भैया मेरे पास तो निमंत्रण पत्र आया, और उन्होंने बता दिखाओ कहाँ है इनविटेशन। बोला यार मैं मिर्जा गालिब हूँ, मुझको जाने दो। बोला भाग जा गरीब आदमी यहाँ से। तो कहते वो भाग के वापस जाकर अपना निमंत्रण पत्र लेकर, ये लीजिए। बोले किसी इसको बंदी बना लो, किसी और का निमंत्रण पत्र चुरा लाया है, राजा के आज खास लोग आ रहे हैं, खास लोग, ऐसा आदमी, उसको एंट्री नहीं दी। वापस गया, उसके लोग उससे कहने लगे कि भैया हमने तो उससे कहा था राजा के यहाँ जा रहे हो, बढ़िया तैयार वैयार होके जाओ, लोग नहीं पूछते, ऐसे ही चले जाओगे, कोई वैल्यू नहीं करता। तो बढ़िया सजाया गया, इनको अचकन वचकन पहनाई गई, शेरवानी वेरवानी टोपी वोपी लगा के भेजा गया। तो बादशाह के यहाँ जिस मेज पर दावत थी वहां बैठे थे मिर्जा गालिब भी। सब लोग खाना खा रहे थे, इन्होंने बर्फी ली, बर्फी पहले अपनी शेरवानी अचकन को खिलाई, फिर टोपी को दूध पिलाया, इस तरह से किसी अपने जूतियों को कभी सब्जी खिलाई इन्होंने। बादशाह ने देखा कि यार मिर्जा गालिब बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, शायद कोई वजह होगी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो गई, सब लोग खाना खा रहे थे और ये अपने कपड़ों को खाना खिलाते। तो पूछ लिया उन्होंने कि जी कोई भूल हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, मतलब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि दरअसल में मुझे तो यहाँ आने ही नहीं दिया गया, यहाँ तो ये कपड़ों की वजह से मैं आया हूँ, तो खाने के हकदार खाने पर तो ये कपड़े आए हैं, तो इन कपड़ों को इसलिए खिला रहा हूँ। तो उन्होंने उस समय पर एक बात कही कि एक समय पर ऐसा भी है, आधुनिक समय में ऐसा होगा कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है उससे लोग आपको पूछेंगे। आप साधारण रहेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, आप कहेंगे सादा जीवन उच्च विचार, और सामने वाला कहेगा आपको आप मूर्ख हैं। आप जो मैसेज किसी को देना भी चाहते कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। इसीलिए आजकल का ये ट्रेंड हो गया कि आप प्रभावशाली तो लोग आपकी बात सुनते हैं, और आप प्रभावशाली दिखते हैं और उसके बाद में आप बेहतरीन काम करते हैं तो फिर लोग आपकी बात को मानते हैं, और नहीं तो बस चंद लोगों को लोग फॉलो करते हैं, फिर तो साधारण दिखने वाले उनको फिर समझते मूर्ख है। तो उन्होंने उस समय पर वो स्टेटमेंट दिया। मराठा साम्राज्य हम बाद में पढ़ेंगे दोस्त, अभी नहीं।
अभी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, प्राचीन इतिहास का आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। प्राचीन इतिहास को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मध्यकालीन इतिहास को आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ के रखिए, मतलब कॉमन तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं। और आपका आधुनिक इतिहास, अगर दोस्त आपके 3 प्रश्न आएंगे ना, मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि 3 क्वेश्चन में से अगर 3 प्रश्न आए तो 2 आधुनिक के आएंगे, और अगर 2 आए तो ऐसा भी हो सकता है 2 के 2 आधुनिक के आए, नहीं तो आपका एक एक उसको कैसे भी फिर वो बांट सकता है, वो बांट के उसको रख सकता है, ये बात याद रख लेनी, ठीक है। तो हम लोग कल से आप लोग जानते भी हैं कि भाई कल से 2.0 की क्लासेस शुरू होंगी, तो तीन दिन आपकी क्लास जो है वो यूट्यूब पर रहेंगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन करना यूट्यूब पर, ठीक है। फिर वापस से हम एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि नया बच्चा ज्वाइन कर लेता है। दरअसल में हमारी डेमो क्लास होती नहीं है, जनरल कोर्स की ही क्लास होती है, ठीक है। तो कल को हम बहुत अच्छे से इस आधुनिक इतिहास को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसकी 3 क्लास यूट्यूब पर होंगी, आपकी क्लास इसी सिमिलर चलती रहेंगी। जो बच्चे 2.0 को ज्वाइन करेंगे उनको पहले मैं आधुनिक कराऊंगा, फिर प्राचीन और फिर मध्यकालीन, ठीक है, जैसे आपको कराया है। तो आपको आधुनिक बाद में, उनको आधुनिक पहले, क्योंकि उसका कोई लेना देना है नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रवि, यदुवंशी, निपू, महिला, बहुत सारा प्यार दोनों बच्चों को, बाकी बच्चों को भी बहुत बढ़िया। सोहेल आलम, अखिलेश वर्मा, श्यामवीर। सर जी, जब दिल्ली को बाजीराव ने जीत लिया तो हीरा कैसे चोरी हुआ? क्योंकि बाजीराव हीरे को नहीं लेके गया, मोहम्मद शाह रंगीला आ गया, और मराठाओं की ये नीति ही नहीं थी कि उनको किसी को कहाँ पर जाकर के दिल्ली को लूटना है, वो तो अपना कब्जा स्थापित करने गए थे, वह तो वापस चले गए। नादिर शाह आया 2 वर्ष के बाद में, ऐसा थोड़ी कि बाजीराव प्रथम दिल्ली ही बसे रहे दोस्त। अब आप लोग अपना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के लिए। मैं दिखाएंगे, क्वेश्चन दिखाते हैं। सर जीडी का फॉर्म संडे भर सकते हैं? जी भाई साहब भर सकते हैं, दिखाते रहिए। सर जीडी के लिए दूसरा बैच लूं? आपको खुद ही मिलेगा। देखो, जिन बच्चों ने अब तक इस बैच से पढ़ाई की है, मैं ये कहूँगा दूसरे बैच की तरफ मत जाओ, आपको एक बैच अच्छे से ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस जाए। कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपका कमज़ोर रह गया, उसको आप उससे पढ़ लो। ऐसा नहीं कि पूरी तैयारी आपने अब तक वहाँ से की, क्योंकि 2.0 में क्या है, सारे टीचर चेंज होंगे। पहले उन टीचर्स का दिया गया, अब की बार सारे टीचर बदल के, कि भाई जिनको अगर बच्चों को लगता है कि भाई उन टीचर से नहीं, इन टीचर से पढ़ना चाहिए, तो इस बार वो पढ़ना आपका जो सब्जेक्ट आपको लगता हो कि मेरा कमज़ोर रह गया या इसमें मैं अच्छा नहीं कर पाया, बाकी पुराने को पढ़े रखिए। हाँ कल से भैया, कल सुबह हाँ हिंदी की क्लास लूँगा मैं, आपकी यूट्यूब पर होगी 9:30 बजे से, 9:30 से होगी। 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। 1.5 क्या मतलब, 1.25 घंटे, 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट की उसको क्लास को हम रखेंगे हर रोज़। चलो जी, बोलेंगे। बहुत बढ़िया। सर हमारे राजा इकट्ठे रहते तो क्या बात थी, अभी भी इकट्ठे नहीं रहते लोग, अब कहाँ इकट्ठे रहते हैं बताओ। राजा कहाँ से हो गए? सर क्लास खत्म हो गई। हाँ आज की क्लास में इतना ही है, मध्यकालीन भारत मतलब आधुनिक ही हमने शुरू कर दिया, बस मुगलों को हमने खत्म किया था इसमें। चलो जी, देखो जिन बच्चों को ये शिकायत है फॉर्म में ये बात वो बात, अंकित भाटी सर ने वीडियो बनाई हुई है फॉर्म कैसे भरे, उनकी वीडियो देख करके जाए, वीडियो देख करके जाओ उनकी फॉर्म भरने के लिए, है ना। ओके, तो कल के लिए तैयार हैं? दोपहर 12 बजे बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत थैंक यू मनु सिंह जी, अक्षय दूधिया। दिखाओ ऊपर 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 क्या दिखा रहे हैं, यही है। बहुत बढ़िया। सर जी ये वाली बैच पढ़ी है 2.0। हाँ अगर आपका ये बैच पूरा तैयार है और सेटिस्फाई हैं आप हर एक सब्जेक्ट से कि ठीक है मेरा सब्जेक्ट ये तैयार है, मुझे इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल आपको नए वाले बैच को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी पढ़ा हूँ तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, अगर आप पहले उसको तैयार कर चुके हैं। क्योंकि एक ही चीज़ पर मजबूती बनाए रखिए, वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। ईमानदारी तो ये है। अब मैं तुमसे बोलूँ नहीं नहीं भैया मेरी कक्षा में ज़रूर आना आप, वो एक गलत बात हो जाएगी। वो फिर इंडिविजुअल मेरे लिए ठीक है, आप लोगों के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। आपको जो लगता हो, क्योंकि इसका चुनाव आप कर सकते हैं, आप इतने 1000 बच्चे हैं, ठीक है, तो इतने 1000 बच्चे आप ही सबकी अलग अलग के, कोई कहाँ चल रहा होगा, किसकी मजबूत किस विषय पर, किसी की ज़्यादा पकड़ होगी, कोई कमज़ोर होगा, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको पढ़ लीजिए दोबारा एक बार, मैं यहाँ और बेहतर कर सकता हूँ।
ओके, ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। यहाँ का पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। कल हम आधुनिक इतिहास, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी पुर्तगाली कैसे आए भारत में, अंग्रेज कैसे आए आपका, ठीक है, डेनिस कैसे आए, ठीक है, और आपका फिर आपका डेनिस के बाद में आप अगर हम बात करेंगे आपका फिर डच लोग थे, जैसे फ्रांसीसी थे, ये सब लोग कैसे आए, किन परिस्थितियों में भारत आए। ओके, थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं कल 12 बजे।